हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन बिलियर्ड्स। मैं शांतनु कुमार आपका भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्लास 7 फर्स्ट चैप्टर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, कि आपको स्टोरी की तरह पढ़ाऊंगा, जो कि आपको हमेशा के लिए याद रह जाए। तो आइए देखते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, सबसे पहले न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? पादपों में पोषण। In class, you learned that food is essential for all living organisms. You also learned that carbohydrate, protein, fats, vitamins, and minerals are components of food. These components of food are necessary for our body and are called nutrients. तो कल क्लास 6 में पहले भी आपने पढ़ा होगा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज एवं ये सब भोजन के घटक है। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है तथा इन्हें पोषक कहते हैं। These components of food are necessary for our body and are called nutrients. भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। तो भोजन के लिए कौन से घटक हमारे शरीर के लिए जरूरी है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये सब हमारे भोजन के घटक है। ओके, देन मूव टू द सेकेंड पैराग्राफ ऑफ द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो all living organisms require food. Plant can make their food themselves. सभी जीवों जितना भी होता है वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। But animals including human cannot get. जीव हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, परंतु मानव या प्राणी अपना भोजन नहीं बना सकता। They get it from plants or animals that eat plants. Thus human and animals are directly or indirectly depend on plants. कोई पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले धातुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। ओके, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके, plants are only organisms that prepare food from themselves by using water, carbon dioxide and mineral. केवल पादपों के ही ऐसे जीव जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। The raw material are present in their surrounding. ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं, तो अगल बगल में कहीं ना कहीं उनको आसानी से मिल जाता है। The nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged part of their bodies and provide the energy to carry out life process. पोषक पदार्थों सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों की आवश्यकता ऊर्जा में भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। ओके, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाती है। The mode of nutrition which organisms make food themselves from simple substance is called autotrophic. Okay, auto means क्या हो गया? Auto means self, और ट्रोप्स means क्या हो गया? Nourishments. Auto means क्या हो गया? Self, and tropes means क्या हो गया? Nourishments. Nutrition, therefore plants are called autotrophs. अतः ऐसे पदार्थ को स्वपोषी कहते हैं। Animal and most other organisms take in ready-made food prepared by the plants. They are called heterotrophs. जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पदार्थों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषम पोषी कहते हैं, हेटेरोट्रोफ्स कहते हैं। Animal and most other organisms take in ready-made food prepared by the plants. They are called heterotrophs. Heteros means क्या हो गया? Others. ओके, तो अब हम पूछ सकते हैं, now we may ask where the food factories of plant are located.
पादप के सभी भागों में निर्माता होती है अतः केवल कुछ विशेष भागों में। Obtain the raw material from the surroundings. How do they transport them to food factories of the plants? पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं? खाद फैक्ट्रियों तथा खाद फैक्ट्रियों तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है? Point 2 फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रकरण। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। पत्तियां पादप का खाद्य फैक्ट्रियां हैं अतः द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स अकर्स इन लीव्स। तो सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों का पहुंचने चाहिए। मुद्रा देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच देयर। और जितने भी जल एवं खनिज द्वारा अवशोषित किए जाते हैं वो तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टीनी pores present on the surface of the leaves. यह रंध्र द्वारकेशियों द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। These pores are surrounded by guard cells. Such pores are called stomata. और हिंदी में क्या होता है? रंध्र। और यहाँ पे देखिए सेल्स के बारे में कुछ बताया गया। तो सेल्स के बारे में पहले यू हैव सीन, यहाँ पे देखिए पहले हमें यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा सेल्स का जो फिगर बना हुआ। ये देखिए न्यूक्लियस हो गया, ये यहाँ पे हो गया साइटोप्लाज्म और ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। वी हैव सीन द बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। आप ये देखा होगा इमारतें ईंटों से बनती है। इमारत जितनी ईंटों से बनती है उसी प्रकार सेल जितने होते हैं उसी प्रकार के यहाँ पे सभी जुड़कर यहाँ पे बनते हैं। सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ टीनी यूनिट सेल्स। जो कोशिका कहलाती है और जो सूक्ष्म इकाइयों से बनती है। ओके, कोशिका की सूक्ष्म द्वारा देखा जा सकता है। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। Some organisms are made up of only the cell. कोशिका की कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। कुछ जीव मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बिना कोशिका के बने होते हैं, बिना सेल के बने होते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है। द सेल इज इनक्लोज्ड बाय द थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। जो पतली बाह्य संरचना से घिरी होती है उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं हिंदी में। सेल मेम्ब्रेन इंग्लिश में हो गया। द मोस्ट सेल हैव द डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट रचना होती है जो केंद्रक कहलाती है, न्यूक्लियस कहलाती है इंग्लिश में। ओके, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द जेली लाइक सबस्टांस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है, उसे कोशिका द्रव कहते हैं। ओके, तो मूव टू द नेक्स्ट पैरा। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द vessels which run like pipes throughout the root, the stem, the branches and the leaves. They form the continuous path passes the above transport material in plants. तो ये सब जो है आपको चैप्टर 11 में पढ़ना है। तो आपको हिंदी में मैं आपको बता दूं, जल एवं खनिज वायु द्वारा पत्तियों तथा पहुंचाए जाते हैं। जल खनिज वायु जितने भी होते हैं वो पत्तियों द्वारा पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाइली नली के समान होती है तथा जड़ तना शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। पोषकों की पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती है। पादपों में पदार्थी के प्रबंधन के विषय में आप अध्याय 11 में पढ़ेंगे। ओके, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स इन चैप्टर 11 में आप पढ़ेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ के।
द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट्स। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। ओके, द लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। और जो भी ये क्लोरोफिल होता है, ये सूर्य प्रकाश की ऊर्जा संग्रहण करने की पत्तियों की सहायता करता है। सूर्य ग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है ये ग्रीन पिगमेंट, उसे कहते हैं क्लोरोफिल। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में से खाद्य संश्लेषण में होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। ओके, जो फोटोसिंथेसिस मतलब कि सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसीलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने से इसलिए प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और इंग्लिश में हो गया फोटोसिंथेसिस। और फोटो मीन्स क्या हो गया, लाइट, और सिंथेसिस मीन्स क्या हो गया, कंबाइंड। सो वी फाइंड दैट chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता होती है। मतलब ये सब जो जितने भी पॉइंट है ये फोटोसिंथेसिस टाइम इसको जरूरी होता है। कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इस टाइम इसको जरूरत पड़ता है। इट इज ए यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। यह एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन फॉर्म ऑफ फूड। पत्तियों द्वारा और ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप की खाद के रूप में संचित हो जाते हैं। अतः सभी जीवों के लिए सौर ऊर्जा का चरम स्रोत है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द absence ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। In the absence of photosynthesis, there would not be any food. The survival of almost all living organisms directly or indirectly depends upon food made by the plant besides oxygen, which is essential for the survival. प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए क्रमशः ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निर्मित होता है। तो आइए, तो ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जितने भी प्रकाश संश्लेषण होते हैं वो निर्मित होते हैं ऑक्सीजन से ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। in the absence of photosynthesis, life would be impossible on the earth। इस अतिरिक्त सभी जीवों के लिए प्राणों ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण बहुत जरूरी है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल containing cell lives in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to the synthesis carbohydrates। फिगर 1.3 में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे पत्ती है, सनलाइट से यहाँ पे जा रहा है पत्ती में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, लाइट एनर्जी यहाँ पे पड़ रहा है। और यहाँ पे देखिए क्लोरोफिल इन लीफ मंडा और वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ से ये ले रहा है। डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस, कैसे कैसे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड react with water in the presence of sunlight or chlorophyll, okay, then form carbohydrate and oxygen। okay, carbon dioxide plus jal, carbon dioxide react with jal then form in the presence of in the presence of जो सनलाइट और क्लोरोफिल से प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन फॉर्म करता है। तो मूव इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मित होती है। कार्बोहाइड्रेट तथा पत्तियों में स्टार्च के रूप में संचरित किया जाता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज
The carbohydrate ultimately get converted into a starch. क्या हुआ यहाँ पे ग्राफ में एक ब्रैकेट में जो आपको बताया हुआ है उसको मैं आपको बता दूं. Besides leaf photosynthesis also takes place in other green parts of the plants. In green stems and green branches, the desert plants have a scale or a spine like leaves to reduce loss of water by transpiration. These plants have green stems which carry out photosynthesis. पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे हर भाग जैसे कि हरे तने एवं शाखाओं प्रकाश संश्लेषण होता है. मरुस्थलीय पौधों पर वर्ष अथवा शुष्क रूप से की जाती है. इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं. एक्टिविटी 1.1 क्रियाकलाप 1.1 के हिंदी में बोलते हैं एक्टिविटी को क्रियाकलाप. ओके, टेक टू पोटेड प्लांट ऑफ द सेम kind, keep one in the dark, one in a black box for 72 hours and the other in the sunlight. Perform iodine test with the leaves of both the plants as you did in class 6. ओके, तो मैं आपको बता दूं कि एक अंधकार इस प्रैक्टिकल में वो क्रियाकलाप में 2 गमले लीजिए और एक को मतलब अंधकार या ब्लैक बॉक्स में 72 घंटे के लिए रख दीजिए और दूसरे को सूर्य ग्रहण में रखिए, सूर्य के प्रकाश में रखिए. दोनों पादपों की पत्तियों के आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसे अपने कक्षा 6 में किया था. ओके, आपको याद होगा कि कैसे आपने प्रैक्टिकल किया था कि दोनों को लेकर के और ओके, तो अपने आवरण को नोट कीजिए. Both the plants record your results. Now leave the pot which was earlier kept in the dark the sunlight from 3 to 4 days and perform the iodine test again on its leaf. Record your observation in your notebook. अब इस गमले को जिसे अंधकार में रखा था 3-4 दिनों के लिए और सूर्य प्रकाश रख दिए थे, पुनः पत्ती पर आयोडीन परीक्षण कीजिए. अपने परीक्षण नोटबुक में लिखिए, जो ऑब्जर्वेशन किए हैं वो अपने नोटबुक में लिखिए. These leaves other than green also have chlorophyll. The large amount of red, brown and other pigments mask the green color. Photosynthesis take place in these leaves also. हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्ण क्लोरोफिल के हरे रंग का परीक्षण कर देते हैं अर्थात ढक लेते हैं. इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है. The leaves other than green also chlorophyll. The large amount of red, brown and other pigments marks the green color of photosynthesis take place in this leaf also. यहाँ पे आप देख रहे हो leaves of various colors, red, green and other कलर्स के यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कलर, भूरे रंग का और बहुत सारे पत्तियां यहाँ पे 3-4 प्रकार की बहुत डिफरेंट कलर के. You often see similarly green patches in ponds on the other statement water bodies. These are generally formed by the growth of organisms called algae. अपने गोली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अपने को देखे होंगे. ये सामान्यतः कुछ जीवों के वृद्धि. Why algae are green in the color? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों होता है? इनमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण ये हरा होता है, जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं. शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं. Algae can also prepare their own food by the photosynthesis. Okay, then move synthesis of plant food other than carbohydrate. पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण. You have just learned that plant synthesis carbohydrate through the process of photosynthesis. The carbohydrates are made up of carbon,
अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। ओके, कार्बोहाइड्रेट एंड synthesis, the carbohydrates are made up of carbon, hydrogen and oxygen. These are used to synthesize other components of food such as proteins and fats. इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजन पदार्थ के, जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है, विच contain नाइट्रोजन, जहाँ पे बट प्रोटीन्स एंड नाइट्रोजन सबस्टांस विच contain नाइट्रोजन. From where do the plants obtain nitrogen? Recall the nitrogen in present in abundance in gases from the air. However, plants cannot absorb nitrogen in the form. Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into the usable from the release into the soil. These soluble forms are absorbed by the plants along with water. Also, you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil. In this way, the nitrogen along with the other constituents plant 1.2 मैंने इसके पहले आपको बता दिया। तो नाउ स्टार्ट्स अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो अदर मोड्स ऑफ प्लांट्स न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? पादपों में पोषण की अन्य विधियां। ओके, There are some plants which do not have chlorophyll. कुछ पौधे ऐसे हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। They cannot synthesize their food. वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। How do they survive and form? Where do they derive nutrition? वे कैसे जीवित रहते हैं तथा वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं? Like humans and animals, such plants depend on the food produced by other plants. मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। They use the heterotrophic mode of nutrition. वे विषम पोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। Look at the figure 1.5, जो कि आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखेगा। 1.5 चित्र 1.5 को ध्यान से देखिए। इसे हिंदी में मैंने आपको पहले बताया कि हिंदी में आपको बताऊं कि हिंदी मीडियम वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, जिसे आराम से समझ में आए। डू यू सी येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ट्विंग अराउंड द स्टीम एंड ब्रांचेस ऑफ ट्री? क्या आपको एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी रस्सीनुमा पीले रंग का संरचना दिखाई देती है? दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कसकटा, जिसे अमरवेल भी बोलते हैं। अमरवेल का पादप है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। ओके, देन मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ ऑफ द 1.3। देन ये देखिए, आपको फिगर दिख रहा होगा 1.5 का, कसकटा का, जिसे अमरवेल भी बोलते हैं। ऑन होस्ट प्लांट इसे कहते हैं। ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग, जिस पर ये आरोहित होते हैं। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। ओके, द प्लांट ऑन विच क्लाइम्स इज कॉल्ड होस्ट। जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है, और इंग्लिश में क्या हो गया? होस्ट। क्योंकि since it is derives the host of valuable nutrients, it is called parasites. क्योंकि अमरवेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। और इंग्लिश में क्या हो गया? पैरासाइट। आर वी एंड द अदर एनिमल्स ऑल्सो parasites on the plants? You should think about it and discuss with your teacher. तो इसके बारे में आप अपने टीचर से डिस्कस करें। ओके, कि क्यों अमरवेल ट्री है जो कि क्लोरोफिल नहीं लेता, क्यों नहीं लेता, ये सब आप क्वेश्चन पूछें, इससे आपको पता चलेगा।
और आपको कुछ जानना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, देन मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ ऑफ द 1.3। हैव यू सीन और हियर्ड ऑफ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल्स? भी एक प्रकार के परजीवी हैं, आपको इस पर विचार करना चाहिए। There are few plants which can trap insects and digest them. Is it not amazing? कुछ ऐसे पादप हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। ओके, Such plants may be green of some other color. ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। Such plants may be green of some other color. लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6, जो कि आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखेगा। द पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1.6 जो तो मतलब पिक्चर प्लांट शोइंग लीड एंड पिक्चर। ओके, जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। चित्र के 1.6 जो कि आपको दिखा दिया मैंने यहाँ पे, इसके घरे के समान दिखाई देने वाला संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। ओके, द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लीड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। पत्ते के शीर्ष भाग जो खरे ढक्कन बनाता है। घरे के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढके रहते हैं, अर्थात अधोमुख होते हैं। ओके, When our insect land in the pitcher, the lid closes and the trapped insects get entangled into the hair. घरे के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढल के रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय डाइजेस्टिव जूसेस secreted in the pitchers. Such insect eating plants are called insectivorous plants. जब कोई कीट घरे में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों के बीच फंस जाता है। घरे में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों की पाचन हो जाता है। कीटों की भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवेरियस प्लांट्स। ओके, देन नेक्स्ट पैराग्राफ। Is it possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow? क्या यह संभव है कि इस प्रकार के पादपों की मृदा से वे सभी पोषक नहीं मिल पाते जिन्हें उन्हें आवश्यक? तो नेक्स्ट टॉपिक क्या हो गया? सेप्रोट्रॉप्स। तो सेप्रोट्रॉप्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? मृतजीवी। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट। अपने बाजार में मशरूम, जिसे कि छत्रक भी बोलते हैं, मशरूम, अपने बाजार में मशरूम बिकते देखा होगा। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सरी गली टहनियों अथवा तनों की छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे भी अपने देखा होगा। यू मे हैव ऑल्सो सीन फुलफिली अम्ब्रेला लाइक patches growing on rotting wood during the rainy season. Let us find out what type of nutrients they need to survive and from where they get them. आइए देखें कि जीवान पाप हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है और वे इन्हें कहां से प्राप्त होते हैं। ये देखिए आपको यहाँ पर फिगर में दिख रहा है 1.7 में पैकेट्स ऑफ मशरूम, अ मशरूम ग्रोइंग ऑन डिकेस मटेरियल। ओके, आपको वहाँ पे फिगर दिख रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा छत्रक के पैकेट, मशरूम के पैकेट, सरी गली वस्तुओं का उगा छत्रक दिख रहा है। तो आइए यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं आपको नेक्स्ट पैराग्राफ सेप्रोट्रॉप्स का। तो नेक्स्ट पैराग्राफ हो गया, यहाँ पे एक्टिविटी है, जो कि एक्टिविटी मैं आपको बता देता हूँ। एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है 1.2। तो पूरा पहले मैं आपको रीड कर देता हूँ, उसके बाद हिंदी में आपको
मैं समझा दूंगा। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्टन इट विद वाटर, लीव इट इन moist warm place for 2-3 days or until fluffy patches appear on them. Figure 1.8. These patches may be white, green, brown or of any other color. Observe the patches under microscope or a magnifying glass. ब्रेड का एक टुकड़ा लेकर उसे जल में भिगो लें। ओके, इसे किसी नम एवं उष्ण स्थान पर 2-3 दिन के लिए रख दीजिए अथवा उस समय तक रखा रहने दीजिए जब तक कि उस पर रोए जैसी संरचना ना दिखाई देने लगे। जैसे कि 1 पॉइंट फिगर में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, फंगी ग्रोइंग ब्रेड। ओके, राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन नोटबुक। मोस्ट प्रोबेबली यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड ऑन इन स्पेस ऑफ ब्रेड। ओके, ये धब्बे जैसे कि रंग यहाँ पे देख रहे होंगे, किसी आवर्धक लेंस अथवा सूचीबद्ध की सहायता से अवलोकन कर सकते हैं। अपने प्रश्नों को नोटबुक में लिखिए। यहाँ पे देखिए कि कैसे ये रंग बदला, कितने दिन में बदला, तो ये सबको आप अपने नोटबुक में नोट कीजिए। देन नेक्स्ट पैराग्राफ, दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी। यह जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि विभिन्न प्रकार की होती है। दे secrete digestive juices on the dead and decay matter and convert it into a solution. विघटनकारी सड़ने वाली वस्तुओं जैसे कि जैव पदार्थों की सतह पर कुछ पाचक रसों सार्व करते हैं तथा उसे साधारण व विलेय के रूप में परिवर्तन कर देते हैं। Then they absorb the nutrients from its this mode of nutrition in which organisms take in nutrients in solution from dead and decay matter called saprotropic nutrition, तथा उसे साधारण व विलेय के रूप में परिवर्तन कर देते हैं। तत्पश्चात वे इस विलेन को भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाती है। तो इंग्लिश में क्या हो गया मृतजीवी पोषण को? सैप्रोटोपिक न्यूट्रिशन। प्लांट्स विच यूज सैप्रोटोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोट्रोप्स। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। प्लांट्स विच यूज सैप्रोटोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोट्रोप्स। तो सैप्रोट्रोप्स हो गया इंग्लिश में, और इंग्लिश में क्या हो गया मृतजीवी। देन फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स। फंजाई, जैसे हिंदी में फंजाई कवक भी बोलते हैं, अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। जो फंगी होते हैं जो कि चमड़े, कपड़े और बहुत जगह पे उगते हैं, ये सब आपको याद रखे हैं। फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर्स, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फ्रॉम लॉन्ग टाइम। ओके, ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मेनी थिंग्स। वर्षा ऋतु सबसे परिस्थितियां प्रदान करती है फंगी को ज़्यादा वृद्धि करने में। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मेनेंस ऑफ फंगी इन योर हाउस। अभिभावकों से कवक द्वारा होने वाले नुकसान पर चर्चा कीजिए। देन लेट्स मूव द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द पैराग्राफ ऑफ द 1.4 सैप्रोट्रोप्स। द नेक्स्ट पैराग्राफ, सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषण तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। दिस इज कॉल्ड साइम्बियोटिक रिलेशनशिप। तो साइम्बियोटिक रिलेशनशिप को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे सहजीवी संबंध कहते हैं।
For example, certain fungi live in the roots of trees. उदाहरण के तहत कुछ कवक वृक्षों को जड़ों में रहते हैं. The tree provides nutrients to the fungus and in return receives help from it to take up water and nutrients from the soil. वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है. वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है. This association is very important for the tree. An organism called lichens, a chlorophyll containing partner which is an alga and a fungus live together. वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों को अवशोषण में सहायता मिलती है. वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व होता है. लाइकिक कहने जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं. इसमें एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक. देन नेक्स्ट पैराग्राफ. Fungus provides shelter, water and minerals to the alga and in return the alga provides food which is prepared by photosynthesis. कवक शैवाल को रहने का स्थान प्रदान करता है, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है. Then let's move the 1.5. Then 1.5 topic is how nutrients are replaced in the soil. तो हिंदी में क्या हो गया? मुद्रा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है? Have you seen farmers spreading manure or fertilizer in the fields or gardeners using them in lawns or in pots? Do you know why they are added to the soil? क्या आपने किसानों को अपने खेतों में अथवा मालिक को बगीचे में लॉन के मामलों को खाद अर्थात उर्वरक डालते देखा है? वे इन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं? Do you know why they added to the soil? Then next paragraph, you learned that plants absorb minerals, nutrients from the soil. आप पढ़ चुके हैं पादप मृदा में खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं. Then next line, so their amounts in the soil keep on decaying. अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है. Fertilizers and manure containing plants nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक होते हैं. Then next line, these nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है. These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. We can grow plants and keep them healthy if we fulfill the nutrients requirement of plants. मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है. यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं. Crop require a lot of nitrogen to make proteins. पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यकता नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है. After the harvest, the soil becomes deficient in nitrogen. फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है. You learned that though nitrogen gas is available in plenty in the air, plants cannot use it in the manner they can use carbon dioxide. यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है परंतु पादप इसका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं. They need nitrogen in soluble form. पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में अवशोषित कर सकते हैं. The bacterium called rhizobium
can take atmospheric nitrogen and convert it into the soil form. पौधे नाइट्रोजन के बिलीय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु को राइजोबियम कहलाते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को बिलीय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं वायुमंडल नाइट्रोजन से, बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। सो इट्स लिव इन द रूट्स ऑफ ग्राम्स, पीन्स, मूंग, बीन्स एंड अदर लेगुम्स एंड प्रोवाइड्स देम विद नाइट्रोजन। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स। In return, the plant provide food and shelter to the bacteria. अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती है। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं, अतः उनमें सहजीवी संबंध होता है। Thus they symbiotic relationship, अतः उनमें सहजीवी संबंध होता है। दिस एसोसिएशन इज ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। दे डू नॉट नीड टू ऐड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर टू द सॉइल इन विच लेगुमिनस प्लांट्स आर ग्रोन। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजन उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी समानतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं रहती। दे डू नॉट नीड टू ऐड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर टू द सॉइल इन विच लेगुमिनस प्लांट्स आर ग्रोन। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रोप्स। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं। ओनली अ फ्यू प्लांट एडॉप्ट अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन लाइक पैरासाइट्स एंड सेप्रोटोपिक। बहुत कम ही पादप अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परिजीवी एवं मृतजीवी। दे ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटेरोट्रोप्स सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। जैसे कि परिजीवी एवं मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप तथा प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, अतः उन्हें विषम पोषी के रूप में सम्मोहित किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम कीवर्ड्स पे डिस्कस करेंगे और ये आपका पूरा चैप्टर मैंने रीड करवाया, जो कि थ्रोली आपको हिंदी और इंग्लिश में, जो कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हो गए और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट जितने भी हैं उनको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगले लेक्चर में मैं आपको जितने भी चैप्टर पढ़ाऊँ इम्पोर्टेंट डिफिनीशन जो कि आपको मैं बतलाऊंगा, और फिर एक्सरसाइज और कीवर्ड्स। सबसे पहले तो कीवर्ड्स और डिफिनीशन अगले लेक्चर में आपको मिलेगा। ओके, थैंक यू। अच्छा दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ और टॉपिक के साथ। तो इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।